तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में अपन ने बेसिक सीरीज पैरेलल सीख लिया था और इक्विवेलेंट निकालना, सर्किट को रीड्रॉ करना, ठीक, ये सब अपन ने सीख लिया था। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट टाइप का सर्किट आता है, वो है अपना व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या है अपना वो? व्हीटस्टोन ब्रिज। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ सर्किट्स है जिसके खूब सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन जनरल कहीं ना कहीं व्हीटस्टोन बन रहा होता है और जो मीटर ब्रिज होता है वो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो जब मीटर ब्रिज सिखाऊंगा तो इसकी वर्किंग सिखाऊंगा, कि यही होगा तो साथ में मीटर ब्रिज भी बता दूंगा। अभी अपन बेसिकली सीख रहे हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब क्या है। है ना, ये कैसा सर्किट है? इसमें ये रेजिस्टर मान लेते हैं R1 है, ये रेजिस्टर मान लेते हैं R2 है, ये रेजिस्टर मान लेते हैं R3 है, ये रेजिस्टर मान लेते हैं R4। ठीक, तो कहते हैं कि इफ R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, मतलब इनका रेशियो और इनका रेशियो अगर इक्वल होगा तो इसको कहते हैं कि इट मींस ब्रिज इज बैलेंस्ड। ब्रिज इज बैलेंस्ड and there is no current through the galvanometer. There is no current through the galvanometer. बीच में जो हमने galvanometer लगा दिया है या करंट डिटेक्टर मान लो, उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगी। अच्छा, रिलेशन आया कहां से होगा? बस मैं उसकी हिंट दे रहा हूँ, प्रूव करने की नीड नहीं है कि कैसे ये रिलेशन अपन ने प्रूव किया होगा। तो ध्यान से सुनिए, अपन तो मान लेंगे कि यहाँ से कुछ करंट आई, इधर गई I1, इधर गई I2, इधर गई I3, इधर गई I4, है ना। यहाँ से करंट आई, यहाँ I1, यहाँ I2, यहाँ I1, यहाँ I2, यहाँ I3, यहाँ I4 और यहाँ करंट गई I5। हर ब्रांच में करंट मान ली, ठीक। फिर मैं कहूंगा कि मुझे क्या कंडीशन निकालनी है कि ब्रिज बैलेंस्ड है, या ब्रिज बैलेंस्ड है का मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? I5 को 0 कर दूंगा। सोच के देखिएगा, मैं क्या करूंगा? I5 को 0 कर दूंगा, इस करंट को 0 मानूंगा। तो यहां से जो करंट आएगी वो सिर्फ इसमें जाएगी, है ना। यहां से करंट आई और इसमें गई, अगर I5 0 है तो। और यहां से जो करंट आई वो इसमें गई, ठीक। इसका मतलब I1 इक्वल टू I2 होगा और I3 इक्वल टू I4 होगा। और फिर उससे अपन दोनों तरफ के यहाँ से यहाँ तक की वोल्टेज को इक्वेट करके दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक। बट उसमें जाने की जरूरत नहीं है, अपन सिंपली समझ सकते हैं कि अगर ये रेशियो, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल है तो इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जाएगी। अच्छा, कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चंस में ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिया होता है, ऐसे ऐसे भी लिखा हो सकता है, R1 अपॉन R3 इज इक्वल टू R2 अपॉन R4, मतलब इनका इनका रेशियो, है ना। तो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। R1 अपॉन R3 इक्वल टू R2 अपॉन R4, ऐसे भी दिया हो सकता है। ब्रिज बैलेंस्ड होने का मतलब इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है, अगर मैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करता हूँ। अच्छा, गैल्वेनोमीटर भी क्या है ना, इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो अगर इस रेजिस्टर में कोई करंट नहीं है, इसका मतलब इस रेजिस्टर के क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं होगा। अगर मैं ये कह रहा हूं कि देयर इज नो करंट थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर, या गैल्वेनोमीटर के कुछ कॉइल का रेजिस्टेंस है, तो मैं कहूंगा कि इस गैल्वेनोमीटर के क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो अगर मैं इस पॉइंट को x मानता हूं और इस पॉइंट को y मानता हूं, और मेरा गैल्वेनोमीटर इस x और y पॉइंट के बीच लगा हुआ है, तो आप कहोगे कि क्योंकि कोई करंट नहीं है इसीलिए Vx इज इक्वल टू Vy। x का पोटेंशियल y के इक्वल होगा, तभी ऐसा हो पाएगा कि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही। तो एक्चुअली होता क्या है कि इससे कोई करंट जा नहीं रही, तो जो टोटल ये जो दो रेजिस्टर हैं और ये जो दो रेजिस्टर हैं, ये इस वोल्टेज को इक्वल रेशियो में डिवाइड करते हैं। भाई मान लो यहाँ पे रेशियो 2:3 आ रहा है,
तो यहाँ पे रेशियो 2:3 आ रहा है, तो ऊपर सिंपली एक सीरीज कॉम्बिनेशन बन जाता है और नीचे भी सिंपली एक सीरीज कॉम्बिनेशन बनता है। तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं कि आपको इक्विवेलेंट पूछ लें, आपसे ये पूछ दें बताओ भाई करंट कितनी होगी कौन सी ब्रांच में, है ना। कई बार ऐसा होता है कि आपको सीधा व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं दिख रहा होता, आपको रिड्रॉ करना होता है और रिड्रॉ करने के बाद वो व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है। तो रिड्रॉ करने की अपन ने लास्ट लेक्चर में खूब सारी प्रैक्टिस की थी कि अपन 4 पॉइंट्स ऐसे ऐसा, ये अब आपको समझ में आ रहा है मैंने 4 पॉइंट्स ऐसे लेने ही क्यों सिखाए थे। क्योंकि 4 पॉइंट्स अगर अपन ऐसे लेते हैं ना, तो अगर वो व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा हो तो वो सीधा सीधा दिखता है सामने, है ना। तो व्हीटस्टोन में याद रखना क्या होता है कि ऐसे 2 पॉइंट्स के बीच सेल लगा होता है और बाकी दूसरे 2 पॉइंट्स के बीच अपना गैल्वेनोमीटर लगा। कल को यहाँ कोई रजिस्टर भी लगा हो सकता है तो उसमें भी कोई करंट फ्लो नहीं होगी। दिस इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज एंड दिस इज द बैलेंसिंग कंडीशन। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो इसका मतलब है कि कोई करंट उस गैल्वेनोमीटर या कहें तो वहां एक रेजिस्टर लगा होगा उससे कोई करंट फ्लो नहीं होगी बीच वाले रेजिस्टर से। और ये क्यों होगा? क्योंकि एक्स और वाई का पोटेंशियल आपस में इक्वल होंगे। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लें, बिल्कुल सरल सा। ऐसा दे दे आपको, है ना। ये मान लो 10 ओम, ये मान लो 5 ओम, ये मान लो 20 ओम और ये मान लो 10 ओम, है ना। और ये कुछ 15 ओम दिया, ये अपना कुछ ए है और ये कुछ बी है। आपसे पूछे बताओ इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो अपने को दिखना चाहिए कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या पूछे, सिंपली फाइंड आर इक्विवेलेंट। तो अपने को ये दिखना चाहिए कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है भाई, ये 10:5 2, ये 20:10, ये भी 2, तो 2:1 का रेशियो है ऊपर और नीचे। इसका मतलब इस ब्रांच से कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो इस ब्रांच को ड्रॉ करने की नीड भी नहीं। तो ये सर्किट सिंपली कैसा रीड्रॉ हो जाएगा बेटा, ये 10, ये 5 और नीचे ये 20 और ये 10। ये सिंपल, बीच वाले को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ऊपर 15 ओम, नीचे 30 ओम, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी 15 और 30 का इक्विवेलेंट कितना आएगा 10, तो आर इक्विवेलेंट इज 10। ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस कई बार सिंपली पूछ लेते हैं, बट इतना सिंपल क्वेश्चन मोस्टली नहीं पूछा जाता है। कई बार पूछ लेते हैं कि अननोन रेजिस्टेंस क्या होगा, कई बार आपको कुछ डिफरेंट टाइप का सर्किट पूछते हैं। जैसे आपसे कई बार ऐसा पूछ रहे हैं कि बताओ भाई इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। देखना ध्यान से, ये मैं कैपेसिटर में करवा भी चुका हूं वैसे। ऐसा सर्किट भी मोस्टली व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है। मान लो आपसे ये सर्किट दे दें और ये मान लो आपसे पूछे 6 ओम है, ये 12 ओम है और ये 12 ओम है और ये 24 ओम है और ये मान लो 8 ओम, और आपसे पूछे कि बताओ इसका आर इक्विवेलेंट क्या होगा। तो इसको अपने को सर्किट को रीड्रॉ करना पड़ेगा। बता चुका हूं मैं वैसे, देख लेते हैं फटाफट ध्यान से कि ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, है ना। अब इसके बारे में अपन कुछ नहीं कह सकते, तो इसको सी मान लेते हैं और इसको कुछ डी मान लेते हैं। तो अपने पास सर्किट में 4 टाइप के पॉइंट्स हैं, 4 टाइप के पॉइंट्स अपन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट। ये अपना ए है, ये अपना बी है, ये अपना सी है, ये अपना डी है। ध्यान से देखिए सर्किट कैसे रीड्रॉ कर रहा हूँ। ए और सी के बीच 12 ओम, तो ए और सी के बीच 12 ओम। सी और डी के बीच 8 ओम, सी और डी के बीच 8 ओम। इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। ए और डी के बीच 6 ओम, तो ए और डी के बीच 6 ओम। बी और डी के बीच 12 ओम, तो बी और डी के बीच ये वाला 12 ओम। और बी और सी के बीच 24 ओम, तो बी और सी के बीच 24 ओम। ये अपन ने सर्किट को रीड्रॉ किया। देखो ऐसे 4 पॉइंट लेने से फायदा था कि साफ साफ दिख रहा है। अब क्या ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है?
तो आंसर है हाँ, ये 12 तो ये 24, ये 6 तो ये 12। तो ये बीच वाली ब्रांच है, इससे कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो ऊपर सीरीज और नीचे सीरीज, तो ऊपर 36 है और नीचे 18 है ना। तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा भाई, दिख रहा है सबको, ऊपर ये 36 और नीचे ये 18 सीरीज में, बीच वाला तो हट गया। तो 36 और 18 का इक्विवेलेंट, तो 36 इंटू 18 अपॉन 36 प्लस 18, तो कितना हो गया 36 इंटू 18 अपॉन 54। ये 3 बार में गया, ये 12, तो आंसर आ गया 12, है ना। तो कई बार ये सीधा ना दिख के आपको ऐसे किसी सर्किट के फॉर्म में दिख सकता है। तो भाई याद रखना, अगर आपको सीधा डायरेक्ट सीरीज पैरेलल व्हीटस्टोन ना दिख रहा हो तो सर्किट को रीड्रॉ करो। जहां सीरीज पैरेलल दिख रहा है वहां सिंप्लीफाई करो और उसके बाद सर्किट को रीड्रॉ करो। रीड्रॉ करने के बाद मोस्ट ऑफ द केसेस में वो व्हीटस्टोन बन जाता है। अगर वो सिंपल सीरीज पैरेलल नहीं है तो ज्यादातर केसेस में आप देखोगे या तो वो सिंप्लीफाई ऐसे ही हो जाएगा या वो कहीं ना कहीं से बीच में एक व्हीटस्टोन बनेगा, तभी वो सॉल्व होगा। क्योंकि अपने कोर्स के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का सर्किट है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट वैसे भी नहीं पूछते हैं। ये व्हीटस्टोन उस हिसाब से इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में दिख सकता है कि हाँ, कई बार आपको सीधा दिख जाए, कई बार सीधा ना दिखे। जैसे यहाँ पे ऐसा आ जाए तो सीधा दिख जाएगा, ऐसा आ जाए तो सीधा नहीं दिखेगा, आपको रिड्रॉ करना पड़ेगा। ऐसे ही 2-3 फॉर्मेट और होते हैं। आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे मॉड्यूल में तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये भी व्हीटस्टोन था, ये भी व्हीटस्टोन था, है ना। मैंने आपको पहचानने का एक तरीका भी बताया था कि आप अगर ध्यान से देखो तो व्हीटस्टोन में क्या होता है। देखिए, व्हीटस्टोन में दो ऐसे जंक्शंस होते हैं जिसपे 3-3 रजिस्टर लगे होते हैं। एक ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ना, सॉर्ट ऑफ ट्रिक है कि अगर बीच में व्हीटस्टोन बन रहा है तो कैसे पता चलेगा कि शायद व्हीटस्टोन बन रहा है। तो दो ऐसे जंक्शन हैं जहां 3-3 रजिस्टर लगे हुए हैं, है ना, और वो दोनों जंक्शन आपस में कनेक्टेड है ना। और दो ऐसे जंक्शन हैं जहां पे दो दो रजिस्टर लगे हैं और वो जंक्शन आपस में कनेक्टेड नहीं है। क्या ये कोई रूल है, क्या ये नहीं। ये सिंपल सी एक ट्रिक है कि अगर ऐसा कहीं दिख जाए कि 4 जंक्शन है, दो जंक्शन पे 3-3 रजिस्टर हैं और दो जंक्शन पे दो दो रजिस्टर हैं, तो ये शायद व्हीटस्टोन ब्रिज हो सकता है। कंफर्म करने के लिए रीड्रॉ करेंगे, मोस्टली वो व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाता है। ना बना तो दूसरे मेथड से सॉल्व करें। दिस इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर ये बैलेंस्ड है तो बीच वाले गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं होती है। हाँ, बैलेंस्ड ना हो तो करंट फ्लो हो सकती है, वो क्या फ्लो होगी उसकी भी बात की जाएगी। बट अगर बैलेंस्ड है तो बीच वाले गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं होगी, यहाँ से यहाँ के बीच कोई करंट फ्लो नहीं होगी। मैं अगर इसके बीच ना, एक्स और वाई के बीच एक वोल्ट मीटर लगा दूं तो उस वोल्ट मीटर की रीडिंग 0 होगी। वोल्ट मीटर क्या बताता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर एक्स और वाई का पोटेंशियल इक्वल है तो इसके बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं होगा। ठीक, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलेंगे। कई बार क्या होता है ना, आपको व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड नहीं मिलेगा, है ना? तो क्या करेंगे। वैसे तो इसके क्वेश्चंस कम मिलेंगे, बट ठीक है, इसमें दो टाइप के सवाल करवाऊंगा, ध्यान से देखना। एक तो ये रहा, देखो कि वो बैलेंस ना हो लेकिन बीच में एक वायर लगा हो। कई बार वो व्हीटस्टोन जैसा दिखता है बट व्हीटस्टोन नहीं होता है ना। कई बार आपको क्या करेंगे ना, ऐसा क्वेश्चन दे देंगे, ऐसा क्वेश्चन, यहां से यहां तक एक वायर लगा देंगे। ठीक, और मान लो ये 10 ओम है, ये 10 ओम है, ये 20 ओम है और ये 5 ओम है। ऐसा सर्किट आपको दे देंगे कि बताओ इसका आर इक्विवेलेंट क्या होगा, या इस सर्किट में आपसे पूछ देंगे कि बताओ इस वायर में कितनी करंट फ्लो हो रही है ना। तो पहली बात तो ये, इस वायर में करंट फ्लो होगी क्योंकि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है ना। अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होता तो इसमें करंट फ्लो नहीं हो रही होती इस वायर में। ये जो वायर है बीच में कंडक्टिंग वायर लगा रखा है। अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होता तो इस कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो नहीं हो रही होती, लेकिन क्योंकि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है तो इस कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो होगी। अब इस करंट को कैसे निकालेंगे इस पार्टिकुलर केस में, अगर कभी इसकी वैल्यू ही पूछ ली जाए तो ध्यान से सुनना, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ना।
सर्किट को आप अगर रीड्रॉ करके देखो बेटा तो ये दोनों पैरेलल है। अगर आपको इसको तो रीड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं है, आपको सिंपली दिखेगा कि ये दोनों रेजिस्टर्स पैरेलल है और ये दोनों रेजिस्टर्स भी पैरेलल है ना। इनका पैरेलल इक्विवेलेंट निकाल लो। ठीक, तो इसका इक्विवेलेंट कुछ 20 और 10, जैसे मैंने डेटा मुश्किल ले लिया, तो 20 और 10 तो 200/30, और इसका इक्विवेलेंट 10 और 5 तो 50/15 हो, है ना। ये दोनों रेजिस्टेंस, ये इसका कॉम्बिनेशन और ये इसका कॉम्बिनेशन। ठीक है, फिर आपको इसके अक्रॉस वोल्टेज मिल जाएगी V1, इसके अक्रॉस वोल्टेज मिल जाएगी V2। ध्यान से सुनना मेरी बात। तो आपको इसमें करंट आप बता सकते हो, है ना। अच्छा, वैसे ही आप इसमें करंट बता सकते हो, इन दोनों में करंट आप बता सकते हो। कैसे? आपको इसके क्रॉस वोल्टेज मिल गई, इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी है V1, इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी है V2, तो आपको इस 10 ओम में करंट मिल गई और आपको इस 10 ओम में करंट मिल गई, है ना। उनकी करंट का जो डिफरेंस होगा वही इस वायर से फ्लो होगा। अगर कभी न्यूमेरिकल पूछ लिया तो भैया आपको एक ऐसा दे दें जिसमें आपको बीच में एक वायर लगा के दे दें, बोले बताओ इस कंडक्टिंग वायर से कितनी करंट फ्लो होगी, तो सिंपल सी बात है, अपन दोनों या चारों रेजिस्टर्स की करंट लिख लेंगे और फिर अपन केसीएल यूज करके करंट बता देंगे। बिल्कुल इसमें कुछ भी वीट स्टोन नहीं करना, सिंपल सर्किट सॉल्व करना है। कैसे किया मैंने? ये दोनों रेजिस्टर पैरेलल में है क्योंकि ये पॉइंट सेम लगा है और ये पॉइंट वायर पे लगा है, तो ये इसका इक्विवेलेंट निकाल लिया। ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, ये पॉइंट यहाँ सेम लगा हुआ है और ये पॉइंट सेम लगा हुआ है, तो इसका इक्विवेलेंट निकाल लिया। अब बाहर अपने पास बैटरी है, कुछ भी V वोल्ट की बैटरी दी हुई होगी, तो अपन उस बैटरी के थ्रू सर्किट से मेन करंट मेन करंट निकाल सकते हैं। तो ये V1 आ गया और ये V2 आ गया। V1 मतलब यहाँ की वोल्टेज पता है ना, यहाँ की वोल्टेज पता है तो यहाँ की करंट आ जाएगी। V2 मतलब यहाँ की वोल्टेज पता है तो यहाँ की करंट आ जाएगी। अच्छा, आपने को यहाँ से जाने वाली करंट पता है और इधर की करंट पता है, तो जो दोनों का डिफरेंस होगा वही इस वायर में फ्लो हो रहा होगा, है ना। ये एक सिंपल सा लॉजिक है जिससे अपन ये बता सकते हैं अगर बीच में वायर लगा हो तो इस केस में तो R1, R2, R3, R4 की कोई भी वैल्यू हो, है ना, अपने को अगर इस कंडक्टिंग वायर में करंट पूछी जाए तो अपन बता देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल सिंपली आंसर आ जाएगा। तो ये चीज ध्यान रहे, अगर ऐसा दिया हुआ है तो अपन अगर न्यूमेरिकली पूछा है तो ऐसा बता सकते हैं। कई बार वो क्या करते हैं ना कि पूछते नहीं है, सिंपली पूछते हैं कि करंट की डायरेक्शन बताओ। ऐसे इस पॉइंट को मैं x बोलूं और इस पॉइंट को y बोलूं, तो इस एक्स वाई वायर में या एक्स वाई के बीच एक कल को रजिस्टर लगा के देंगे, बोलेंगे बताओ उसमें करंट कहां से कहां जाएगी, है ना। तो उसको सॉल्व करके आप ला सकते हो, बट मैं आपको एक सिंपल सा उसके लिए व्हीट स्टोन पे बेस्ड ट्रिक बता रहा हूँ। सिर्फ करंट की डायरेक्शन के लिए वैल्यू पूछी ना बेटा, तब तो सॉल्व भी करना पड़ेगा, है ना। कई बार सिर्फ डायरेक्शन पूछ लेते हैं या हमें डायरेक्शन एज्यूम करनी होती है तो काम आ जाता है। ये मान लो R1 है, ये मान लो R2 है, ये मान लो R3 है, ये मान लो R4 है और ये मान लो R5 है। इसका पोटेंशियल x है, इसका पोटेंशियल y है। ठीक है, अपन ने कंडीशंस क्या क्या सीखी है कि इफ इसमें करंट में I मान रहा हूं, है ना, इसमें करंट कुछ है xy, कि इफ R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, अगर ये रेशियोज इक्वल हैं तो ये बैलेंस्ड कंडीशन है, और बैलेंस्ड कंडीशन है तो Vx इक्वल टू Vy है, और Vx इक्वल टू Vy है तो नो करंट इन R5, नो करंट इन R5, R5 में कोई करंट नहीं होगी। दूसरी कंडीशन, ये इक्वल नहीं भी तो हो सकते हैं, मतलब इफ R1 अपॉन R2 इज ग्रेटर देन R3 अपॉन R4, मतलब अगर ऊपर का रेशियो ज्यादा है और नीचे का रेशियो कम है, तो इस केस में जब सॉल्व करोगे ना आप, तो जो x का पोटेंशियल आएगा वो y से कम आएगा, x का पोटेंशियल y से कम आएगा, मतलब ये लोअर पोटेंशियल पे होगा और ये हायर पोटेंशियल पे होगा। तो करंट कहां से कहां फ्लो होगा? y टू x, करंट कहां से कहां फ्लो होगा? y टू x इन R5, तो R5 में करंट y से x में फ्लो होगी। और तीसरा वाला है कि इफ R1 अपॉन R2 इज लेस देन R3 अपॉन R4, अगर ये वैल्यू कम है तो वापस रेशियो में उल्टा आ जाता है कि Vx इज ग्रेटर देन Vy, और अगर Vx की वैल्यू Vy से ज्यादा है, मतलब x हाई पोटेंशियल पे है, y लो पोटेंशियल पे है, तो करंट
flows from x to y in R5, है ना। ये कैसे आएगा, तो इसको आप ऐसे सोच सकते हो कि हम जानते हैं कि अगर मैं मान लो कि ऊपर वाला सीरीज, मान लो ये नहीं होता, ये होता ही नहीं, तो ऊपर वाला सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज जो होता है ना वो रेजिस्टेंस के रेशियो में बढ़ता है। वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर यहाँ रेशियो ज्यादा है, ये रेशियो ज्यादा है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा आएगा। ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका पोटेंशियल इसके कंपेयर में कम होगा। वैसे ही अगर ये रेशियो ज्यादा है तो इसके क्रॉस वोल्टेज ज्यादा आएगा। वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ का वोल्टेज कम होगा। तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, अगर ये बैलेंस्ड नहीं है तो जो जिस साइड का रेशियो ज्यादा होता है उस जंक्शन का पोटेंशियल कम होगा। इससे अपन सिर्फ डायरेक्शन बता सकते हैं, वैल्यू बतानी हो तो अपने को सॉल्व ही करना होगा। इसमें भी जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ करंट कहाँ से कहाँ जाएगी, तो ऊपर का रेशियो है 1, नीचे का रेशियो है 4, तो नीचे का रेशियो ज्यादा है, इसका मतलब करंट जो जा रही होगी इसमें ऊपर से नीचे ही जा रही होगी। ये फिक्स हो गया पिछले वाले अपने ट्रिक से कि x का पोटेंशियल y से ज्यादा होगा तो करंट जो है वो x से y की तरफ इस वायर में फ्लो होगी, है ना। ये सिंपल अपने को ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें अगर रेजिस्टर लगा हो तो कैसे सॉल्व करेंगे अभी वो भी बताऊंगा, कई बार वो काम आ जाता है। तो अपन ने अभी क्या क्या सीख लिया है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज सॉल्व करना सिंपल होता है, अनबैलेंस्ड में बीच में तार लगा हो तो भी सॉल्व करना सिंपल होता है, और एक करंट की डायरेक्शन देखना। ठीक, अब ध्यान से देखिए, कई बार ना थोड़ी सी सिमेट्री दिख जाती है, क्वेश्चंस के टाइप है ये, है ना। ध्यान से देखना, ऐसा सर्किट दे देंगे कि ये 10 ओम, ये 20 ओम, ये 20 ओम और ये 10 ओम, और ये भी कुछ मान लो 10 ओम, है ना। आपसे पूछें बताओ इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, है ना। तो अब इसमें सॉल्व करने के ड्यूरिंग अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर ना आपको व्हीट स्टोन ब्रिज दिखेगा, ना आपको डायरेक्टली सीरीज पैरेलल दिखेगा। ये तो सबको दिख रहा है कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है। और आपसे सब पूछ लेंगे फाइंड आर इक्विवेलेंट, क्या पूछ लेंगे, फाइंड आर इक्विवेलेंट। तो अगर वो व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा सर्किट है लेकिन बैलेंस नहीं है तो उसको सॉल्व करने की एक ट्रिक है, देखना ध्यान से क्या है ट्रिक। अपन तो मान लेते हैं कि यहाँ एक वी वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, इसका पोटेंशियल 0 मान लेते हैं, तो इसका पोटेंशियल V होगा, तो इसका पोटेंशियल 0 होगा और इसका पोटेंशियल V होगा। मान लेते हैं इसका पोटेंशियल X है और इसका पोटेंशियल Y है ना। अब अपने ट्रिक के थ्रू अपन देखें तो ऊपर का रेशियो 1 है, नीचे का रेशियो 2 है, तो करंट यहाँ से यहाँ जा रही होगी, ये अपने को पता है। अब हर ब्रांच में करंट मान लो इसमें करंट I1 है और इसमें करंट I2 है और इसमें करंट I3 है, तो यहाँ करंट I3 आई, यहाँ करंट कुछ I4 मान लो और यहाँ करंट कुछ I5 मान लो, है ना। ये दो जंक्शन है, अपन ने दोनों जंक्शन पे करंट मान ली। ठीक, अब अपन इन दोनों जंक्शन पे क्या लगा सकते हैं, KCL। ध्यान से देख लीजिए, ये ऐसे इक्वल ना होना तो भी चलेगा, ये रूल सब में लग जाएगा। KCL एट x पे KCL लगाऊं तो आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट, ये V है ये 0 है, तो ध्यान से देखिए मैं यहाँ KCL लिख रहा हूँ कि इस जंक्शन पे टोटल जो करंट आ रही है इधर से और जो करंट जा रही है ये दोनों, इनका ये इक्वल होंगे, तो आने वाली करंट को क्या लिखोगे आप, V माइनस एक्स, ये मैंने लिखा हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल अपॉन 10, ये आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट। जाने वाली करंट क्या होगी, अच्छा ये मैंने उल्टा माना, ये ऐसे मानेंगे, I5 इधर जाएगा, इक्वल टू जाने वाली करंट, यहाँ से करंट x से इधर और इधर की तरफ जा रही है, तो I3 को क्या लिखूंगा, तो I3 को लिखूंगा x माइनस वाई बाई 10 प्लस I2 को क्या लिखूंगा x माइनस 0/20। एक इक्वेशन ये बनी, ऐसे ही y पे लिख लेंगे, मैं बस मेथड बता रहा हूँ, कैलकुलेट नहीं करूंगा। y पे लिखूंगा तो y पे क्या आएगी भाई, ये दोनों करंट आ रही है और ये करंट जा रही है, तो आने वाली करंट, है ना, तो आने वाली करंट उधर से आ रही है ना, तो 20 सॉरी v माइनस वाई पहली करंट I4 लिख रहा हूँ अभी,
20 माइनस वाई बाई 20 v माइनस 20 बाय सॉरी v माइनस वाई बाय 20 प्लस x माइनस वाई बाय 10। ये हो गई दो करंट i3 प्लस i4 इक्वल टू i5। i5 कहाँ जा रही है? y से 0, मतलब y हायर पोटेंशियल है, 0 लोअर पोटेंशियल है, तो y माइनस 0 अपॉन, मैंने जो डायरेक्शन मानी है उसके अकॉर्डिंग मैं तो ये इक्वेशन लिख दूंगा। अब आप ध्यान से देखिए, इन दोनों को सॉल्व करके आप x और y को v की टर्म में ला सकते हो। x समथिंग v होगा और y समथिंग v होगा। क्या आ जाएगा? x और y इन द टर्म्स ऑफ v। फाइंड x एंड y इन टर्म्स ऑफ v। कैलकुलेटिंग सवाल होता है, बट अगर आया तो करेंगे ऐसे। फाइंड x एंड y इन टर्म्स ऑफ v, ये पता कर लिया। अब देखिए, आपको x और y v के टर्म में आ गया। आपकी जो नेट करंट होगी यहां से, वो होगी बेटा i1 प्लस i4। जो यहां से करंट आई है वो दोनों में गई है। तो आप ऐसा सोच सकते हो, ये मैं आगे का पार्ट लिख रहा हूं कि जो नेट करंट, यही लिख देता हूँ कि जो नेट करंट आएगी वो क्या आएगी? i1 प्लस i4। आप x और y को v की टर्म में निकाल चुके हो, तो i1 कैसे निकालोगे? तो i1 आएगा आपका, v से x जा रहा है तो v माइनस एक्स बाई 10, तो ये आ जाएगा v माइनस एक्स बाई 10। और i4 कैसे निकालोगे? तो i4 v से y जा रहा है तो प्लस v माइनस वाई बाई 20। आप x और y को v के टर्म में कैलकुलेट कर चुके हो। यहाँ वैल्यू रख देना, आपका आई नेट आ जाएगा। R इक्विवेलेंट होगा v टोटल बाहर का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन आई। तो ये कैलकुलेटिंग सवाल होता है, इसको मैंने अभी केसीएल से किया है। लूप लिख के केवीएल से भी कर सकते हो, वो थोड़ा सा ज्यादा लेंदी होता है, 5 इक्वेशन लिखनी पड़ती है ना। तो कभी अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में ऐसा आ गया तो अपन क्या करेंगे, दोनों जंक्शन के पोटेंशियल कुछ मान लेंगे x और y, और फिर दोनों पे अपन केसीएल लिख के वो जंक्शन वाली इक्वेशन लिख के सॉल्व कर लेंगे। तो ये कई बार अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज आ जाता है। शायद ही आपको कोई इसका क्वेश्चन मिलेगा, इतना कैलकुलेटिंग क्वेश्चन जनरली कई बार नहीं पूछते हैं। पूछने को सर्किट में बहुत कुछ होता है ना, तो नहीं पूछते हैं, बट फिर भी अगर कोई पूछ लिया तो ऐसे सॉल्व किया जा सकता है ना। इसको नोट कीजिए, कहाँ तक लिख चुके हैं ये लिखिए। कोई डाउट हो तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते। आई होप आप सबने लिख लिया होगा। तो इसका एक क्वेश्चन मैं ऐसा यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन है तो मतलब क्वेश्चन का डेटा जो मेरे पास है वही मैं लिख दे रहा हूँ। क्या आपको इसका आर इक्विवेलेंट पूछेंगे? ये 10 ओम होगा, ये 5 ओम, ये 5 ओम और ये 10 ओम। कोई जरूरी नहीं कि सिमेट्री हो, सिमेट्री की क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, बीच में 2 ओम है। आप बाहर से एक V वोल्ट की बैटरी मानना, और जैसे मैंने सॉल्व करना सिखाया सॉल्व करना। इसको x मानना, x का पोटेंशियल और y का पोटेंशियल v के टर्म में लिखना। मैं चेक करने के लिए आपको बता दे रहा हूं कि आपका x आएगा 6v/13, आपका y आएगा 7v/13, और आपका R इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट वो कैसे निकालोगे? v/i, टोटल v पता है, इन दोनों की करंट का सम निकाल लोगे। R इक्विवेलेंट आएगा आपका 130/19 ओम। ये पूछा है, मतलब क्वेश्चन क्या है आपका एक्चुअली, फाइंड R इक्विवेलेंट। बैटरी नहीं दी हो सकता है यहीं से यहीं तक का सर्किट हो, तो बैटरी अपने मन से मान लेंगे, क्योंकि देखो R इक्विवेलेंट में बैटरी का v नहीं आया है। x और y को v की टर्म में निकालेंगे तो v कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करना, और आंसर आएगा 130/19 ओम। मैंने एक्स वाई भी बता दिए कि एक्स और वाई क्या आएंगे। 10 5 5 10 2, ठीक है। x आएगा 6v/13, y आएगा 7v/13। जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे चलेंगे। अगला आपको आता है तो अगला मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में ही दूंगा। लैडर, इनफाइनाइट लैडर का इक्विवेलेंट निकालना, वो आपके सामने भी क्वेश्चन ही आएगा, आपको खुद सॉल्व करना है। उसका आंसर बता चुका हूं मैं 2-3 बार, वैसे क्वेश्चंस खुद आपको सॉल्व करके आंसर बताना है क्या है।
मतलब ये कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सर्किट्स है। पहले अपन ने सिंपल सीरीज पैरेलल सीखा, फिर अपन ने व्हीटस्टोन सीखा। व्हीटस्टोन इज स्पेशल टाइप ऑफ सर्किट। फिर अपन कुछ अदर स्पेशल टाइप ऑफ सर्किट सीख रहे हैं, जिसमें से एक क्या है अपना इनफाइनाइट लैडर। ठीक है, चलिए खुद बताना है आपको सॉल्व करके इसका आंसर। इनफाइनाइट लैडर क्वेश्चन दे रहा हूं मैं सीधा, आपको ही सॉल्व करना है अभी। ऐसे ये इनफाइनाइट तक गया, ये अपना P है, ये अपना Q है। हर रजिस्टर R के इक्वल है। ये हर क्यों R दूं, इसको 2R दे देता हूँ। R 2R R 2R ऐसे करके सीरीज आगे गई है। ठीक, तो आपको इसका पूछा गया है फाइंड R इक्विवेलेंट बिटवीन P एंड Q। और इसका जो आपको आंसर बताना है ना, वो चूंकि रूट में आता है अपन जानते हैं, तो आपको इसका आंसर इस फॉर्म में बताना है कि समथिंग x प्लस ऐसा y रूट z इंटू आर के मल्टीपल के फॉर्म में x प्लस वाई रूट जेड। तो आप x, y और z की वैल्यू बताना। न्यूमेरिकल टाइप सवाल बन गया, फाइंड x, y, z। मतलब आप जो आंसर लाओगे समथिंग ऐसा ही बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। r कॉमन लेना बाहर, तो कुछ a प्लस बी रूट सी या x प्लस वाई रूट जेड बनेगा। तो आपको ये मुझे x, y और z बताने हैं इस सवाल में कि x, y और z कितने आएंगे। सॉल्व कीजिए, फिर मैं भी सॉल्व करूंगा। जल्दी 2 मिनट का टाइम देना। चलिए, आंसर है 2R आ रहा है इसका आंसर। इसका आंसर जो है वो सॉल्व होके ऐसा 2R आ रहा है। तो जो मैंने फॉर्मेट दिया था उसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू 2 होगी, y की वैल्यू 0 होगी और z की वैल्यू 0। ऐसे भी आना चाहिए करना। आपके एग्जाम में हो सकता है आपसे इस क्वेश्चन में x प्लस वाई प्लस जेड पूछते हैं। अब तो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी आते हैं, तो आना चाहिए करना। देखो सॉल्व करते हैं सिंपल सा। बाई चांस में रूट वूट नहीं आया, ये ऐसे ही सिंप्लीफाई हो गया। इसकी अप्रोच इंपॉर्टेंट है, आंसर याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी अप्रोच इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा इनफाइनाइट है, मुझे इन दोनों के बीच इक्विवेलेंट निकालना है, P और Q के बीच। मान लेते हैं कि R इक्विवेलेंट जो है वो x आएगा। कितना आएगा, मान लेते हैं R इक्विवेलेंट कितना आएगा, x। ये R है, ये 2R है, ये R है, ये 2R है, ये R है, ये 2R है। तो अपन सोचें तो क्योंकि ये इनफाइनाइट लैडर है, तो अगर इस पूरे का इक्विवेलेंट x आएगा, तो अगर मैं एक ब्रांच इधर वाली हटा दूं, तो ये जो सिस्टम दिखेगा ना, इसके बाद एक ब्रांच हटाने के बाद यहां से यहां के बीच ये भी तो x ही होगा। भाई क्या फर्क पड़ता है, एक ब्रांच कम हो या एक ब्रांच ज्यादा हो, इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट है ना। तो जो मैंने ये 2 पॉइंट बनाए हैं ग्रीन से, इन दोनों के बीच आगे का इक्विवेलेंट भी क्या होगा, x। अगर पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट x है, तो इस आगे का इक्विवेलेंट भी क्या आएगा, x ही आएगा। तो मैं इसको ऐसा रीड्रॉ कर सकता हूं कि एक्चुअली में ये ऐसा बनेगा कि ये पूरा सर्किट आगे का हटा देंगे और उसकी जगह x बन जाएगा। ये 2R है, ये R है, और इसका इक्विवेलेंट भी क्या होगा, x। तो मतलब x वाला रजिस्टर 2R के पैरेलल है। 2R और x का पैरेलल कॉम्बिनेशन R के साथ सीरीज में है, और इस पूरे का के कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट आ रहा है वो x आ रहा है। तो इसी चीज को लिख लेता हूं मैं, कि मैं क्या लिखूंगा, R इक्विवेलेंट मतलब x इज इक्वल टू इन दोनों का पैरेलल, मतलब 2R x अपॉन 2R प्लस x प्लस r, इन दोनों का पैरेलल उसके साथ r का सीरीज इक्वल टू x। इसको सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व होके आ रहा है x इक्वल टू 2r। खुद से ही आपको सॉल्व करना है ना। सॉल्व करके क्या आ रहा है, x इक्वल टू 2r।
नॉर्मली इनफाइनाइट लैडर वाले क्वेश्चंस में आंसर रूट में रहता है, बट ये एक्चुअली क्या हो जा रहा है, उस अंडर रूट के अंदर वो 9r बन जा रहा है, 9r स्क्वायर, तो वो 3r हो जा रहा है। तो इनफाइनाइट लैडर है, आंसर याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, अप्रोच याद रखना इंपॉर्टेंट है कि एक ब्रांच हटा के बाकी का इक्विवेलेंट कुछ x होगा, तो पूरे का आंसर भी x ही आएगा। वो x को साथ में कॉम्बिनेशन में लगा के अपन लिख सकते हैं। तो दिस इज इनफाइनाइट लैडर। जिनको लिखना है जल्दी से लिख लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 10 सेकेंड दे रहा हूं मैं। सॉल्व आपको खुद से ही करना है, जो क्वाड्रेटिक बनेगी उसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सॉल्व करके बता चुका हूँ कैपेसिटर में ये लैडर। ठीक है, चलिए। अब अगला है ना, कुछ सिमेट्रिकल सर्किट्स कई बार दिए होते हैं क्वेश्चन। वैसे तो नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम में बहुत ज्यादा, बट आपके मॉड्यूल में बीच बीच में सवाल मिल जाएंगे, तो मैं आपको वो बता दे रहा हूँ। सिमेट्रिकल सर्किट्स ध्यान से सुनिएगा, है ना। मैं कुछ क्वेश्चंस ही कर रहा हूँ, उसमें आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगा कि कैसे अपन सिमेट्री यूज करते हैं। बहुत तरह की सिमेट्री हो सकती है, उतने के चक्कर में अपन नहीं फंसेंगे। बेसिक कैसे सॉल्व करते हैं ये सिखा रहा हूँ। बहुत सारे लोग पता नहीं क्यों खूब सारी सिमेट्री पढ़ाते हैं, मुझे नहीं पढ़ानी, क्योंकि वो किसी काम की नहीं। ऐसा सर्किट है, ये आर, सब आर मान लेते हैं, चलो आर 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 आर। आपसे पूछते हैं फाइंड आर इक्विवेलेंट। ध्यान से सुनना मेरी बात। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जनरली दो अप्रोच होती है ना? कुछ लोग इसमें आपको कहेंगे कि देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, ये क्या है, वो क्या है। उत्तम, देखो मैं सिंपली क्या समझा रहा हूँ, वो सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। ये सर्किट में हर रजिस्टर आर है, ठीक। तो आप एक चीज सोचो कि आप इस सर्किट को इधर से देखो और आप इस सर्किट को इधर से देखो, तो आपको सर्किट एक जैसा दिखेगा। ये कहते हैं कि सर्किट का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो मिरर इमेज है। या मैं आपसे कहूं कि सर्किट को लेफ्ट से देखो और राइट से देखो, तो दोनों साइड से सर्किट एक जैसा दिखेगा। ये बात सब लोग मानते होंगे। अब ध्यान से सुनना, ये तीन ब्रांच है, यहाँ मुझे ये भी दिख रही है कि ये दोनों ब्रांच एक जैसी है, सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाली ब्रांच एक जैसी है। एक जैसी होने का मतलब उनके आगे की कहानी भी एक जैसी है। मतलब देखना, इससे आगे चलेंगे ना, एक जैसी का मतलब समझना, ये आर है, इसके आगे एक जंक्शन है जिसपे दो रजिस्टर लगे हुए हैं आर वाले, इस ये आर है, इससे आगे चलेंगे, इसके आगे वाले जंक्शन पे दो रजिस्टर लगे हुए हैं आर वाले। तो ये और ये ब्रांच एक जैसी है। वैसे भी बाइसिमेट्री दिख रहा है, ऊपर नीचे का सर्किट एक जैसा है। ये ब्रांच अलग है, देखो ध्यान से। ये आर है, आगे जाके एक जंक्शन है जहां तीन रजिस्टर लगे हुए हैं आर वाले, है ना। तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये तीनों ब्रांच सिमिलर है। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कभी काम पड़ा तो ऊपर की ब्रांच और नीचे की ब्रांच सिमिलर है, बीच वाली ब्रांच अलग है। वो आगे यूज करेंगे, अभी उसकी जरूरत नहीं है। अभी मैं क्या देखना सिखा रहा हूँ, फर्स्ट मेथड है कि सर्किट को मैं लेफ्ट से देखूं और सर्किट को मैं राइट से देखूं, तो मुझे सर्किट एक जैसा दिखता है। तो इस एक जैसे दिखने का फायदा है कि मान लो करंट इसमें गई I1, इसमें करंट गई I2 और इसमें करंट गई I3। ऐसा तीनों में करंट गई होगी I1 I2 I3। तो इसमें भी करंट इधर से आएगी I1, इधर से आएगी I2 और इधर से आएगी I3। अगर करंट दोनों तरफ से सर्किट एक जैसा है तो दोनों तरफ से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन भी एक जैसा होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। क्यों ऐसा क्यों होगा कि आप मान लो यही बैटरी जो इसके क्रॉस लगेगी ऐसे करके, है ना। मान लो एक बैटरी लगाऊं जिससे ये I1 I2 I3 करंट एक लेफ्ट वाली ब्रांच में जाएगी, इसी बैटरी को मैं अगर पलट के लगा दूं तो वही I1 I2 I3 दूसरी साइड भी जाएगी। तो अगर सर्किट लेफ्ट और राइट से एक जैसा दिखे तो आप कह सकते हो कि जैसे करंट डिस्ट्रीब्यूशन लेफ्ट में होगा वैसा ही करंट डिस्ट्रीब्यूशन राइट में भी होगा,
है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक। ये नीचे की बैटरी हटा दे रहा हूँ, इसका काम नहीं। ठीक, अब देखना, अब मैं क्या कहता हूं, देखो ध्यान से, यहां से I2 करंट आई और इस वायर में I2 करंट गई। इसका क्या मतलब है कि इस जंक्शन पे ऊपर नीचे से कोई करंट नहीं आई। ध्यान से समझना कि यहां से I2 करंट आई और यहां आगे I2 करंट चली गई यहां, तो इसका मतलब ऊपर नीचे से कोई करंट का कंट्रीब्यूशन नहीं है। सिमिलरली यहां से I1 करंट आई और यहां I1 करंट चली गई, इसका मतलब इसमें कोई करंट का कंट्रीब्यूशन नहीं है। इस जंक्शन से इधर कोई करंट नहीं आई। और वैसे ही कह सकते हैं कि यहां से I3 करंट आई और यहां से I3 करंट गई, तो इस जंक्शन पे इस रेजिस्टर में कोई करंट नहीं गई। मैंने क्या कहा कि इस जंक्शन पे इधर से जितनी करंट आई और इधर जितनी करंट जा रही है वो दोनों इक्वल है। इसका मतलब है कि इस जंक्शन पे ऊपर और नीचे से कोई करंट नहीं आ रही। मतलब मैं कह सकता हूं कि ये जो रेजिस्टर है ये एक्चुअली लगा हुआ तो है, बट एक्चुअली ऐसा है कि इस जंक्शन पे अटैच ही नहीं। सिमिलरली ये जो रेजिस्टर है ये इस जंक्शन पे अटैच ही नहीं, एक तरफ से अटैच नहीं है, मतलब उसका काम ही खत्म हो गया। मतलब इसमें कोई करंट यहाँ नहीं है, तो देखो यहाँ से भी नहीं, I1 करंट आई और I1 करंट आगे चली गई, मतलब ये रेजिस्टर एक्चुअली वर्चुअली देखो तो यहाँ भी अटैच नहीं है और ये रेजिस्टर यहाँ भी अटैच नहीं है। तो भाई ये दोनों रेजिस्टर कहीं अटैच ही नहीं है। तो मेथड 1 में मैंने क्या देखा कि अपन ने फर्स्ट मेथड कि अपने को सिंपली दिखा कि मैंने कुछ, मुझे ऐसे रजिस्टर मिल गए जिसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रही। तो जिस रजिस्टर में कोई करंट फ्लो नहीं है वो अपने किसी काम का नहीं होता, तो उसको हटा दो और सर्किट को रीड्रॉ कर लो। तो ये R, ये R, ये R, ये R, ये R और ये R। तो सिंपल आंसर आ गया 2R 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 पैरेलल में है, R इक्विवेलेंट इज 2R/3। मतलब इस रजिस्टर में कोई करंट नहीं है, इस रजिस्टर में कोई करंट नहीं है। मैंने कैसे चेक किया, तो मुझे दिखा कि मैंने उस जंक्शन को चेक किया। मैंने सबसे पहले माना कि देखा कि सर्किट जैसा लेफ्ट से दिख रहा है वैसा ही राइट से दिख रहा है। इसका मतलब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जो लेफ्ट साइड होगा वही राइट साइड होगा। फिर मैंने तीनों जंक्शंस को चेक किए, तो मुझे दिखा कि जितनी करंट आ रही है उतनी करंट सीधे निकल जा रही है, मतलब ऊपर नीचे से कोई करंट का कंट्रीब्यूशन नहीं। दूसरा मेथड, इसी में कई बार एक और मेथड यूज होता है, तो ध्यान से देखो, मैं वो भी डिस्कस कर रहा हूँ। जनरली इसी फर्स्ट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं ज्यादातर, बट कई बार सेकेंड मेथड काम आता है, तो वो भी सुन लो। वो है फोल्डिंग, सर्किट को फोल्ड करना, है ना। देखो वो क्या है, इसमें जो मैंने कहा था ना कि वो ब्रांचेस ऊपर नीचे वाली एक जैसी है, वो कंसेप्ट काम आएगा। ध्यान से देखो, मैंने आपसे कहा था कि चलो ये पॉइंट तो ए है तो ये पॉइंट तो ए ही रहेगा, सॉरी ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अपन ने ये देखा था कि ऊपर वाली ब्रांच और नीचे वाली ब्रांच एक जैसी है। हाँ, ये मैंने देखना सिखा दिया कि ये ब्रांच और ये ब्रांच एक जैसी है। तो जैसी करंट ऊपर वाले में फ्लो होगी वैसी ही करंट इसमें भी फ्लो होगी। तो जैसा जो पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा, इस पॉइंट का, इसका सी, वही पोटेंशियल इस पॉइंट का भी। क्यों भाई, दोनों ए से लगे हैं, जो ब्रांच 1 है और ब्रांच 2 है, दोनों ए से लगे हैं लेफ्ट में, दोनों ब्रांच एक जैसी है, तो दोनों के दूसरे एंड का पोटेंशियल भी सेम, और ये यहाँ बी से लगे। ठीक, ये पॉइंट कुछ मुझे नहीं पता क्या होगा, क्योंकि मैंने कहा था बीच वाली ब्रांच अलग है, ऊपर नीचे वाली ब्रांच एक जैसी है, बीच वाली ब्रांच अलग है, तो अलग वाले जंक्शन का नाम डी दे दिया। अब देखो आपके पास चार तरह के पॉइंट्स हैं, ए बी सी डी। सर्किट को रीड्रॉ कर, ये मेथड इसलिए बताया क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में ये लग जाता है। वापस अपना वही ए बी सी डी, ध्यान से देखिए। अगर इस सर्किट को ऐसा फोल्ड कर दिया जाए, फोल्ड कैसे हो रहा है दिखा रहा हूँ। ये रजिस्टर ए से सी के बीच, ये रजिस्टर ए से सी के बीच, तो ए से सी के बीच एक्चुअली दो रजिस्टर आर वाले वैसे ही बी से सी के बीच दो लग गए आर वाले। फिर क्या बचा, ए से डी के बीच एक लगा आर वाला, डी से बी के बीच एक लगा
आर वाला, सी से डी और सी से डी, है ना, ये अपना सी था, ये अपना डी था, सी से डी के बीच ये रजिस्टर, सी से डी के बीच, और ये रजिस्टर भी सी से डी के बीच, तो सी से डी के बीच ये रजिस्टर। आप अगर ध्यान से देखो तो मैंने क्या किया ना, सर्किट के लोअर हाफ को अपर हाफ के ऊपर फोल्ड करके, या अपर हाफ को लोअर हाफ के ऊपर रख दिया, तो ये ऐसे फोल्ड हो। अब आपको अगर दिख रहा हो तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये R/2 है, ये R/2 है, ये R है, ये R है, और बीच में R/2 है। तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसमें कोई करंट नहीं जाएगी। ये R/2 मिलके R होगा, और ये 2R होगा, R इक्विवेलेंट बनेगा 2R/3। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज से भी आपने यही डिसाइड किया कि इसमें करंट 0 होगी, इस बीच वाले ब्रांच में, मतलब इन दोनों रजिस्टर्स में करंट 0 होगी। यही मैंने यहाँ जंक्शन देख के बता दिया था कि इस ब्रांच में कोई करंट नहीं होगी। तो ये दो सर्किट है, एक दो मेथड्स है, एक में अपने को ये दिखा कि लेफ्ट और राइट से अपने को सर्किट एक जैसा दिखा, तो अपन ने करंट के डिस्ट्रीब्यूशन से देख लिया। दूसरा, अगर ऐसा ना हो तो अपन सिंपली सोच सकते हैं कि अगर ऊपर और नीचे वाले पॉइंट एक जैसे हैं तो मैं सर्किट को फोल्ड कर सकता हूँ। तो देखो ऐसा एक क्वेश्चन में और बता रहा हूँ, मुझे फर्स्ट वाला मेथड ज्यादा बेटर लगता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पे वो मेथड लग जाएगा, कुछ में ना लगे तो ये लगा सकते हैं। देख एक क्वेश्चन और दिखा रहा हूँ मैं करके, बाकी क्वेश्चन जिसके मॉड्यूल में है वो आप करना, एग्जाम में बहुत ज्यादा नहीं आता, नहीं ही आता है। अब मेंस में इतने सारे पेपर बनते हैं तो एक आध कोई क्वेश्चन बेसिक सिमेट्री का पूछ ले तो पूछ ले, अदरवाइज ये नहीं आते। देखो मैं मान लेता हूँ हर रजिस्टर आर है ना, तो आपसे पूछते हैं कि बताओ भाई आर इक्विवेलेंट क्या होगा, कहां से कहां के बीच, ए से बी के बीच आर इक्विवेलेंट क्या होगा। तो अब ध्यान से देखो, वापस वही कहानी, ध्यान से देखा, मेरी अप्रोच सुनना, मैं फर्स्ट मेथड से ही सॉल्व कर दूंगा, सेकंड से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फोल्ड करके, फिर भी वो दूसरा यूज करना ही पड़ेगा। आपको ये समझ में आएगा कि ये दोनों ब्रांच एक जैसी है और बीच वाले डिफरेंट है, ये सबको दिख रहा होगा। ये दोनों ब्रांच एक जैसी क्यों है, दोनों आर है, आगे जाके एक दो वाला जंक्शन मिल रहा है, उस दो पे भी आर लगे हुए हैं, नीचे वाले में भी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आर है, आगे जाके दो वाला जंक्शन मिल रहा है, ये डिफरेंट है, तो अगर फोल्ड करेंगे तो ये चीज काम आएगी। बट अगर दूसरा मेथड में यूज करूं तो मुझे ऐसा दिखेगा कि इस सर्किट को मैं लेफ्ट से देखूं और इस सर्किट को मैं राइट से देखूं तो सर्किट एक जैसा दिखता है। मतलब करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन इधर से होगा, मान लेते हैं इसमें करंट I1, इसमें करंट I2, इसमें करंट I3, करंट का सेम डिस्ट्रीब्यूशन इस तरफ भी होगा, I1, I2 और I3। ऊपर तो मान लो कुछ कुछ करंट इस जंक्शन पे, इस जंक्शन के बारे में अपन कुछ नहीं कह सकते, करंट दोनों में जाएगी, लेकिन इस जंक्शन के बारे में कह सकते हैं। बड़े ध्यान से देखना कि I2 आई और I2 आगे चली गई, इसका मतलब ये जंक्शन यहां से किसी काम का नहीं, और ये जंक्शन नीचे से किसी काम का। तो क्योंकि I2 आई और सीधी चली गई, तो ऊपर वाला जो ट्रायंगुलर पार्ट यहाँ पे टच हो रहा है उसका कोई करंट कंट्रीब्यूशन नहीं है, और नीचे वाला जो ट्रायंगुलर पार्ट यहाँ पे टच हो रहा है उसका भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो अगर आप उसके बाद इस सर्किट को रीड्रॉ करो तो उस जंक्शन को वहां से ओपन कर दो, यहां से इसको ओपन कर दो, जंक्शन ओपन वहां भी अपन ने ओपन ही किया था, यहाँ पे ओपन कर दो तो ये ऐसा बचेगा। सिमिलरली ये बीच वाली ब्रांच बचेगी और नीचे वाली ब्रांच, एक मिनट रुक जाओ, ये मैंने जंक्शन को ओपन करोगे तो ये ऐसा बन जाएगा। सीधा तार,
ऐसा है ना। मैंने क्या किया, सिंपली मुझे ये समझ में आ गया कि बीच वाले तार में ऊपर वाले जंक्शन और नीचे वाले जंक्शन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो मैंने इसको ऊपर से भी ओपन कर दिया और नीचे से भी ओपन कर दिया। अब अपने को ये सॉल्व करना आता है। ये सिंपल सीरीज पैरेलल है ना। ऊपर का एक ब्रांच है, बीच का एक ब्रांच है और नीचे का एक ब्रांच है, सिंपल सीरीज पैरेलल दिख रहे हैं। जरा सॉल्व करके इसका आंसर बताइए, और किसी को कोई डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछिए। देखो ध्यान से, ये आना चाहिए आंसर। हाँ, मैं तो अब जाके आपका सही आया था। पता नहीं ये 14r/3, 6r/5, 3/4, 4/3 ये कहाँ से लेके आए हो तुम लोग। सिंपल सीरीज पैरेलल था, वो आपको सॉल्व करना आना ही चाहिए, नहीं तो दिक्कत है। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं, क्योंकि 3-4 मिनट ही बचे हैं तो कोई क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। इसको लिखना है लिख लीजिए।